हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित मॉडल प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया जाएगा। आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विकल्प हैं राज्य विधानसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, किसी भी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल भारत के माननीय राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? विकल्प हैं शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ यह प्रश्न जो है वह बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, संभवतः 65वीं या 66वीं प्रारंभिक परीक्षा में। प्रश्न है किसका पीएच मान 7 है? तो यहाँ एक से अधिक विकल्प होंगे, क्योंकि पीएच मान 7 जो है वह शुद्ध पानी का भी पीएच मान है और उदासीन विलयन का भी है, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि आंसर होगा करेक्ट आपका ई। यानी कि किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ई। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है, यहाँ झील होगा, गलत से स्थल हो गया है। असवान बांध नील नदी पर बना है, यह है विकल्प नंबर का। अगला विकल्प है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। अगला विकल्प है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरता है। घ, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह वाशिंगटन डीसी है। अगला है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है और असवान बांध नील नदी पर बना है, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका विकल्प नंबर ए करेक्ट। विकल्प नंबर बी, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, यह भी सही है, क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप एक नंबर पे है आपका एशिया और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, यानी कि विकल्प नंबर बी भी सही है। तीसरा विकल्प है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरता है, यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर सी, तीनों विकल्प सही हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। यानी कि कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, इनमें से ई, एक से अधिक विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, बिहार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे पहले यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार मैं महिलाओं की साक्षरता दर को, विकल्प में जो राज्य दिए गए हैं उनका मैं साक्षरता दर को बता देता हूँ। तमिलनाडु, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत महिलाओं की साक्षरता दर 23.4% है। अगर राजस्थान को देखा जाए तो राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 52.1% है। गुजरात राज्य की महिलाओं की साक्षरता दर 69.7% है। बिहार राज्य की महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। तो यहाँ विकल्प है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है। तो विकल्प से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि बिहार राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा डे, अनीता देसाई, नीना रॉय, शैली चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, और अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक हैं नीना रॉय, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक अमेजिंग अयोध्या नीना रॉय के द्वारा लिखी गई है, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा, नीला, नारंगी, पीला, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इंद्रधनुष के रंग में अगर जो इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग पाए जाते हैं, इसे देखिए शॉर्ट में इसे कहा जाता है
बैजानिहपिनाला। इसका मतलब हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैजानिहपिनाला। तो इसके मध्य में कौन सा रंग पाया जाता है? तो देखिए इसके मध्य में इधर से आप राइट से 4th नंबर पे देखिएगा तो है यानी कि हरा, और लेफ्ट से 4th नंबर पे देखिए तो भी है यानी कि हरा है। तो इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग पाया जाता है? यानी कि इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग पाया जाता है? तो हरा। अब इंद्रधनुष में कितने रंग पाए जाते हैं? तो यहाँ स्पष्ट है 7 रंग पाए जाते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? द हेग, मैक्सिको सिटी, लंदन, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए कौन सा शहर जो है वह किसी देश की राजधानी नहीं है? तो द हेग जो है वह राजधानी है द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स की। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स की राजधानी है द हेग, यानी कि ए आंसर नहीं होगा क्योंकि द हेग किसी शहर की द हेग जो है वह नीदरलैंड्स की राजधानी है। मैक्सिको सिटी यह भी मैक्सिको की राजधानी है। लंदन कहाँ की राजधानी है? ब्रिटेन या इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। अगला है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क कहीं की राजधानी नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क जो है वह यूएसए में स्थित एक शहर है, और यूएसए की अगर राजधानी को देखा जाए तो वह है वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी है। लेकिन यहाँ प्रश्न था कि कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो न्यूयॉर्क शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। इसके अलावा जितने भी 3 विकल्प दिए गए हैं वह किसी न किसी देश की राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूयॉर्क किसी भी देश की राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित रंगों में से किसका अधिक तरंगदैर्घ्य है? यानी कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? पीला, नीला, लाल, हरा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अधिकतम पूछा गया यहाँ पर प्रश्न कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। यह इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। ठीक है, ये 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का। तो यहाँ प्रश्न है कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सी होगा, यानी कि आंसर लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए, यानी इसे इंग्लिश वर्ड अगर देखा जाए तो फोकस करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण शीशा का, अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह है अवतल दर्पण, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यानी कि सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक आप देखेंगे, इसका विश्लेषण में थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वह 1 होता है, और 1 इसका परमाणु क्रमांक है, यानी कि हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और चूंकि 1 प्रोटॉन होता है और इसके नाभिक के चारों ओर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, यानी कि इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कहीं पर नहीं होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में से किसे अधिकतम पानी अपेक्षित है? यानी कि किन निम्नलिखित जो फसल का उदाहरण दिया गया है, उसमें अधिकतम पानी की आवश्यकता किसमें होती है? धान, जौ, मक्का, गेहूं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो सबसे ज़्यादा अगर पानी की आवश्यकता होती है तो वह धान की फसल में होती है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो वर्षा ऋतु के समय में जो धान की उपज की जाती है, धान एक खरीफ फसल है और वह उस समय उसकी बुआई की जाती है, रोपनी की जाती है जब वर्षा ऋतु का समय होता है, यानी कि अधिक पानी की आवश्यकता होती है धान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा का, यानी कि अधिकतम पानी ज़रूरत होती है किस फसल की खेती करने के लिए, तो धान फसल की खेती करने के लिए। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बहुत ही इजी प्रश्न है और बीपीएससी के अंतर्गत बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है प्रारंभिक परीक्षा में। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम जो किसकी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। अगर इसे एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वह 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसे मापने की इकाई हमने बता दिया। तो एंगस्ट्रॉम इकाई है तो तरंगदैर्घ्य की इसका आंसर हो जाएगा ए, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर अगर देखा जाए तो 10⁻10 मीटर होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका क, यानी कि तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है, भागीरथ कृषक मिशन। भागीरथ कृषक मिशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भागीरथ कृषक अभियान की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? जल संरक्षण के उद्देश्य से, हस्तशिल्प संवर्धन के उद्देश्य से, मत्स्य विकास के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण के उद्देश्य से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भागीरथ कृषक अभियान की शुरुआत जल संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा का, यानी कि जल संरक्षण इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था भागीरथ कृषक अभियान का, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? गुरु नानक, महाराजा रंजीत सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि खालसा पंथ के संस्थापक माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह, और खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 ईस्वी में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा हुआ है? पटना, इलाहाबाद, अयोध्या, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। प्रश्न, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो विकल्प में एक एक शहर को देखते हैं। पटना शहर जो है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि आंसर इसका ए होगा। बी, इलाहाबाद, इलाहाबाद भी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है, यानी कि इसका आंसर बी भी सही है, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है। सी नंबर ऑप्शन, अयोध्या, अयोध्या जो है गंगा नदी के किनारे नहीं बल्कि किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे, यानी कि इसका विकल्प नंबर ए और बी विकल्प दोनों सही है, यानी कि गंगा नदी के तट पर पटना और इलाहाबाद दोनों स्थित है, यानी कि इसका विकल्प एक से अधिक सही हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, यानी कि गंगा नदी के तट पर स्थित है, विकल्प दिया गया है उसमें पटना और इलाहाबाद दोनों स्थित है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ई। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, अमृतसर, लुधियाना, जम्मू, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि महाराजा रंजीत सिंह आप पंजाब में सकुचरिया मिसल से संबंधित थे और आगे जाकर पंजाब में एक संगठित सिख राज्य स्थापना करने में महाराजा रंजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और महाराजा रंजीत सिंह की जो राज्य की राजधानी थी वह लाहौर थी, यानी कि इनका उस समय का जो पंजाब क्षेत्र महाराजा रंजीत सिंह के समय अभी जो पाकिस्तान में स्थित लाहौर क्षेत्र है, लाहौर प्रांत है, वहाँ तक इनका क्षेत्र विस्तृत था और उस समय लाहौर महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा का, यानी कि इनकी राज्य की राजधानी लाहौर थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1915 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत में लॉर्ड हार्डिंग
हार्डिंग द्वितीय भारत में जब वायसराय थे तो इन्होंने 1911 ईस्वी में 2-3 वर्क इनके द्वारा किया गया था। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, राजधानी स्थानांतरित की गई थी। तो राजधानी स्थानांतरण का जो कार्य है वह कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी में किया गया था। उस समय बेशक सम्राट जो थे वे जॉर्ज पंचम थे, लेकिन भारत में जो वायसराय उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा, राजधानी कब स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, तो 1911 ईस्वी में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? 1860 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1875 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा डाक संबंध कब स्थापित किया था? देखिए, भारत में जब लॉर्ड डलहौजी का जो काल है, लॉर्ड डलहौजी का काल ये संभवतः 1848 से 56 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है। इस समय भारत एक आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा था। इसमें रेलवे लाइन का बिछाया गया था, डाक तार, ये सब सुविधाएं विकसित की गई थी। लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच पहली बार जो प्रत्यक्ष रूप से तार संबंध स्थापित करने की चर्चा होती है वह 1865 ईस्वी में होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ ली थी? यानी कि अपने किस अधिवेशन में उसने कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा की गई थी? बम्बई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा कांग्रेस के द्वारा सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन इस असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि करने का कार्य किया गया था वह सितंबर 1920 के बजाय दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में किया गया था। यहाँ दो प्रश्न असहयोग आंदोलन से संबंधित बन सकते हैं। पहला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा कांग्रेस के द्वारा सितंबर 1920 में किस अधिवेशन में ली गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी पुष्टि कब की गई थी? दिसंबर 1920 में पुष्टि की गई थी, और वह पुष्टि नागपुर अधिवेशन में की गई थी। तो प्रश्न के अनुसार आपको आंसर देना है। तो यहाँ प्रश्न प्रतिज्ञा पूछा गया है, तो कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में आयोजित हुई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है? विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दबाव ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। घड़ी में चाबी देना स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला 21 नंबर प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड में है सारे तापमान यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का अधिकतम घनत्व होता है, यानी कि इसका आंसर होगा आपका बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अगला प्रश्न है, फेनी नदी जल विवाद का संबंध किन देशों से है? भारत पाकिस्तान, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। फेनी नदी जल विवाद का संबंध दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अगर भारत और बांग्लादेश के बीच आप द्विपक्षीय संबंध देखेंगे तो फेनी नदी जल विवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो फेनी नदी जल विवाद का संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यह मिला जुला सी प्रैक्टिस सेट है, इसीलिए सभी डायमेंशन के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, सांची में, गया में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है, तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि महात्मा बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया? तो इसका आंसर होगा सारनाथ में। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी लिखी गई थी फरिश्ता के द्वारा, बीरबल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आईने अकबरी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मध्यकाल की बेसिकली जो प्रशासन है मध्यकाल के अंतर्गत मुख्यतः अकबर कालीन, तो अकबर काल की प्रशासन के बारे में व्यवस्थित विवरण
अगर किसी ग्रंथ में मिलती है तो वह आईने अकबरी में मिलती है। और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, और यह अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न और आज का जो लास्ट प्रश्न है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, जनता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए यहाँ प्रश्न है राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वह होता है राज्यपाल। चूंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है तो राज्य और केंद्र में दो स्तर के प्रमुख होते हैं। एक तो होते हैं वास्तविक और दूसरा होता है कार्यकारी, या जिसे आप संवैधानिक प्रमुख भी कह सकते हैं, कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख। तो वास्तविक प्रमुख सीएम, केंद्र में पीएम, कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख गवर्नर और केंद्र में प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ प्रश्न है राज्य का कार्यकारी प्रमुख, तो राज्य में गवर्नर, अगर केंद्र में पूछा जाता संवैधानिक का कार्यकारी प्रमुख तो आंसर राष्ट्रपति होते। तो दोस्तों राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने कुल सभी सेक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो डिस्कशन हमने आज के इसमें वीडियो में देखा है। मुझे उम्मीद है कि हमारा यह मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आई होगी। चैनल से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।